वीडियो में, जहां हम एक्सप्लेन करने वाले हैं टाइगर नागेश्वर राव मूवी को। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म टाइगर नागेश्वर राव प्रधानमंत्री आवास में चोरी की चुनौती मिलने से शुरू होती है। तो आईबी के मुखिया राघवेंद्र राजपूत एक खास बैठक बुला लेते हैं, जिस बैठक में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं, वीआईपी सुरक्षा देखने वाले अफसर भी हैं, और उन्हें नागेश्वर राव के बारे में और भी जानकारियां चाहिए थी। इसलिए उन्होंने दक्षिण से एक पुलिस अफसर को बुला लिया है, जिनका नाम विश्वनाथ शास्त्री है। तो इस बैठक में नागेश्वर उर्फ नागी के किरदार के बारे में जो बातें होती हैं, उसी के आधार पर फिल्म आगे बढ़ती है। तो आगे की स्टोरी जो है विश्वनाथ शास्त्री बताता है। वो कहता है कि जब मैं स्टुअर्टपुरम में था, तब मेरे पास नागेश्वर ने चुनौती दी थी, और उसने फोन लगाकर कहा था कि आज वो मालगाड़ी से माल चुराने वाला है। दरअसल में नागेश्वर हमेशा चुनौती देकर ही काम किया करता है। तो इस चोरी के बारे में जब पुलिस वालों को पूरी तरह से पता चलता है, तो वो लोग पूरी तरह से सतर्क हो जाते हैं। लेकिन नागेश्वर राव की एक बहुत बड़ी गैंग थी। वो सभी लोग इस मालगाड़ी में टूट पड़ते हैं और यहाँ के सारे माल को चुरा भी लेते हैं। जबकि पुलिस वालों को चोरी की खबर मिलने के बावजूद नागेश्वर राव की पूरी गैंग यहाँ से सारा माल चुरा ले जाती है। अब इस बात को सारे ऑफिसर को बताना है कि चुनौती देकर चोरी करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यह बहुत ही आम बात है, क्योंकि उसने अपने करियर में बहुत सारी चोरी की है। जब वो 8 साल का था, तब से ही उसने काम चालू कर दिया था, और 8 साल की उम्र में उसने कोई छोटी मोटी चोरी नहीं की, बल्कि उसने एक मर्डर किया था। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में स्टुअर्टपुरम में पहुंच जाती है, जहां पर कि हम येला मंदा नाम का एक एमएलए को देख पाते हैं। मंदा की स्टुअर्टपुरम में बहुत चलती है, और वो लोगों से चोरी करवाने का काम करता है। वो जो भी चोरी कर लाते हैं, वो सारा माल लाकर मंदा को दे देते हैं, और उसके कहने के मुताबिक अगर ऐसा नहीं होता है तो मंदा उसे मार डालता है। और हाल ही में भी ऐसा ही हुआ है। मंदा यहाँ पर नागेश्वर राव के पिता से एक चोरी करवाने को कहता है, जो कि इतनी आसान तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो इस चोरी में नागेश्वर के पिता के साथ नागेश्वर खुद जाता है, और जब नागेश्वर सिर्फ 8 साल का था, तो नागेश्वर के पिता अगर ये चोरी कर लेते हैं तो उन्हें 5 रुपए मिलेंगे, और जो भी वो लोग चोरी करके लाएंगे, वो सारा चोरी का माल मंदा के पास जाएगा। तो यहाँ पर वो लोग चोरी करने के लिए पहुँच जाते हैं। वो एक दीवार में बहुत बड़ा हॉल करके चोरी भी कर लेते हैं। लेकिन जब वो लोग वापस आ रहे थे, तो नागेश्वर के पिता पकड़े जाते हैं, और अब क्योंकि मंदा को सबूत दिखाना था कि आखिर ये चोरी किसने की है, तो नागेश्वर अपने पिता का सर काटकर यहाँ से ले जा लेता है। नागेश्वर राव चोरियों के पीछे इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसे किसी की भी परवाह नहीं थी। तो नागेश्वर राव जब 8 साल का था, तब से ही गजजाला प्रसाद नाम के एक आदमी ने नागेश्वर राव के साथ साथ कई सारे लोगों को ट्रेनिंग दी थी। सारे बच्चे थे, और यहाँ पर वो लोग गधे का खून पिलाते थे, और गधे का खून पिलाने के बाद उन्हें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती थी, और अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो वो मारे जाएंगे। तो इस तरह से गजजाला प्रसाद ने नागेश्वर राव को एक परफेक्ट चोर बना दिया। अब कहानी 20 साल आगे शिफ्ट होती है, जहाँ पर कि हम देख पाते हैं मंदा को, जिसने की स्टुअर्टपुरम की 3 गैंग को यहाँ पर बुलाया था। दरअसल में ये 3 गैंग वो होती है जो कि मालगाड़ी से माल चुराने का काम करती है, और यहाँ पर बोली लगती है कि आखिर मालगाड़ी से माल कौन चुराएगा। जो भी बोली में जीतता है, तो दूसरी गैंग वाले उसकी चोरी में टांग नहीं अड़ाएंगे। तो गुट्टूर रेलवे स्टेशन की बोली लगाई जाती है, और एक गैंग वाले ये बोली जीत भी जाते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि मंदा का बेटा काशी जो है, वो भी बहुत खतरनाक है, और मंदा का सारा काम काशी ही संभालता है, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि नागेश्वर चाहता है कि यहाँ पर 3 कुर्सी नहीं बल्कि 4 कुर्सी हो, लेकिन इसके लिए उसे एक गैंग की जरूरत थी, और उससे भी ज्यादा एक मौके की। लेकिन एक दिन एक मौका जो है वो नागेश्वर के पास खुद चल कर आता है। तो कलकत्ता से एक बहुत बड़ा डॉन आता है, जिसका जहाज जो है वो आंध्र प्रदेश के बंदरगाह में फंस गया है, और वो पुलिस के कब्जे में है। लेकिन इस काम को करने के लिए तीनों गैंग ने मना कर दिया है, और मंदा के लोग भी ये काम नहीं करना चाहते।
तब इस काम को नागेश्वर अपने कब्जे में ले लेता है और वहां से जो भी माल वो लेकर आएगा उसके 50% की वो डिमांड करता है, जिसके लिए वो कलकत्ता का डॉन भी मान जाता है। अब आगे रात होती है और यहाँ पर नागेश्वर राव की पूरी गैंग उस बंदरगाह में पहुंच जाती है। वहाँ पर वो आग लगा देते हैं और फायर ब्रिगेड के ऑफिसर बनकर वो वहाँ से पूरा माल चुरा लेते हैं, जिसमें कि ढेर सारा सोना था। तो मंदा और काशी ने यहाँ पर नागेश्वर से कहा था कि अगर वो यह चोरी नहीं कर पाया तो उसे हमारा पेशाब पीना पड़ेगा। लेकिन नागेश्वर ने उससे कहा था कि अगर उसने यह चोरी कर ली तो यहाँ पर 3 नहीं बल्कि 4 कुर्सियां होंगी, और ऐसा ही होता है। तो नागेश्वर को अब चौथी कुर्सी मिल जाती है। कुर्सी मिलते से ही नागेश्वर बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वो पूरे के पूरे इलाके में बहुत सारे क्राइम करता है और उसे रोकने वाला कोई भी नहीं था। यूं मान लीजिए नागेश्वर राव अपनी मनमानी चलाने लगा था। अब नागेश्वर को कुछ बड़ा करना था, इसलिए उसे गन की जरूरत थी। इसलिए वो एक आदमी से मिलने के लिए ट्रेन में जाता है। जैसे ही वो यहाँ पर ट्रेन में उस आदमी से बात कर रहा होता है, तभी यहाँ पर नागेश्वर की मुलाकात सारा नाम की लड़की से होती है और नागेश्वर सारा को पहली नजर में ही अपना दिल दे बैठता है। और यहाँ पर नागेश्वर सारा को सब कुछ सच सच बता देता है। वो उसे बताता है कि वो एक बहुत बड़ा गुंडा है, चोरियां करता है और लड़कियों के लिए बहुत भूखा भी है, लेकिन अब यह दिल तुम पर अटक गया है। जिसके बाद नागेश्वर हमेशा उसके आसपास रहने लगा था। सारा जो है वो कॉलेज जाती है और एक दिन जब नागेश्वर को मालूम चला कि सारा की शादी हो रही है, तो यहाँ पर नागेश्वर ने उसकी शादी भी तुड़वा दी। लेकिन इस वजह से उन्होंने मंदा से बहुत सारा कर्जा ले लिया था। इसलिए काशी जो है वो यहाँ पर सारा के घर पर पहुँच जाता है और सारा के पिता से पैसे मांगता है, लेकिन उनके पास पैसे तो नहीं थे। इसलिए काशी जो है वो सारा को अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है नागेश्वर राव की। लेकिन काशी उससे बिल्कुल भी नहीं डरता है, क्योंकि वो एमएलए का बेटा है। लेकिन जब नागेश्वर राव अपनी जेब से गन निकालता है तो सभी लोग दूर हो जाते हैं और वो सभी को बता देता है कि सारा से वो प्यार करता है। अब ये सारी चीजें हो जाने के बाद कहीं ना कहीं सारा भी नागेश्वर को पसंद करने लगी थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और इसी तरह से कुछ दिन वो साथ में रहते हैं। सारा बहुत अच्छे से जानती है कि उसके घर वाले नागेश्वर से शादी नहीं होने देंगे, इसलिए वो भागने की बात भी करती है। अब आगे हम देखते हैं कि नागेश्वर जब अदालत के बाहर था, तभी यहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर मौली जो है वो एक वेश्या के साथ उल्टी सीधी हरकत करने लगता है, जो देखकर नागेश्वर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ वो उसे मजा चखाता है और उसे बहुत मारता है। अब नागेश्वर जो है वो सारा के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं एक बहुत बड़ी चोरी करने वाला हूँ, और उसे स्टेशन और टाइम भी बता देता है और उससे कहता है कि चोरी के बाद तुम मुझे वहाँ मिलो। जिसके बाद नागेश्वर जो है अपनी पूरी की पूरी गैंग लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है। चोरी पूरी तरह से सक्सेसफुल रहती है, लेकिन बीच में यहाँ पर नागेश्वर की कुछ दोस्त पकड़े जाते हैं। तो उन्हें छुड़ाने के लिए नागेश्वर यहाँ पर एक तगड़ी फाइट करता है, लेकिन बीच में हम देखते हैं कि नागेश्वर के पीछे पुलिस पड़ चुकी थी। इसलिए नागेश्वर ने अपना सारा सोना यहाँ पर अपने दोस्तों को दे दिया था और यहाँ से सीधा रेलवे स्टेशन पहुँच गया था, जहाँ पर कि सारा उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन जब वो स्टेशन पहुँचता है तो वो देखता है कि काशी और पुलिस वाले पहले से ही यहाँ पर नागेश्वर का इंतजार कर रहे हैं। और जब सारा को यह बात मालूम चली कि उसने कुछ लोगों को मार दिया है, तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो कहती है, ना तो मैं काशी के साथ रहना चाहती हूँ और ना ही अपने पिता की मनमर्जी से शादी करना चाहती हूँ। इसलिए सारा ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे देती है, जिसके बाद नागेश्वर को जेल हो जाती है। नागेश्वर को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो सारा से बहुत प्यार करता है। इसी तरह से नागेश्वर बहुत सारे दिन जेल में बिताता है, लेकिन ऐसी कोई जेल नहीं बनी जहाँ से कि नागेश्वर भाग ना सकता हो। जेल की 20 मीटर ऊंची दीवार थी जहाँ से नागेश्वर राव जो है वो कूदकर भाग पड़ता है और यहीं से नागेश्वर राव का नाम पड़ा था टाइगर नागेश्वर राव। उसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि नागेश्वर राव ने प्रधानमंत्री आवास में चोरी करने के लिए एक चेतावनी दी है और इसी वजह से सारे ऑफिसर्स चिंतित हैं कि इतनी हाई सिक्योरिटी में नागेश्वर राव यहाँ पर कैसे आएगा और वो चोरी कैसे करेगा। तो सारे कमांडोज को पीएम आवास में बुला लिया जाता है। तो अब अगली सुबह होती है और नागेश्वर राव यहाँ पर नहीं आता है।
तो पीएम मैडम अपने काम के लिए निकल पड़ती हैं। जैसे ही वो अपने कार से जाने लगती हैं, तो राघवेंद्र राजपूत को मालूम चलता है कि पीएम मैडम तो अपने कमरे में हैं। तो फिर वो पीएम मैडम कौन है जो कि हाल ही में कार से गई है? यह सुनने के बाद तो राघवेंद्र राजपूत सारे ऑफिसरों के साथ मिलकर उनकी कार का पीछा करने लगते हैं और वहां पहुंचने के बाद उन्हें मालूम चलता है कि दरअसल में पीएम मैडम तो सचमुच कार में है। और तब उन्हें मालूम चलता है कि जो पीएम मैडम कमरे में है वो कोई पीएम मैडम नहीं बल्कि नागेश्वर है। जब वो वापस यहाँ पर आकर देखते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि कुछ भी चीज चोरी नहीं हुई है, बल्कि नागेश्वर ने यहाँ पर एक चिट्ठी छोड़ कर गया है जिसमें उसने अपनी समस्या लिखी थी और साथ ही वो यह भी बताना चाहता था कि वो कुछ भी कर सकता है और कहीं भी पहुंच सकता है। तो वो ऑफिसर से मिलकर यह सारी बातें पीएम मैडम को भी बताते हैं और पीएम मैडम को यह सारी समस्या जब पता चलती है तो यहाँ पर राघवेंद्र राजपूत को स्टुअर्टपुरम में भेजा जाता है, भेष बदलकर, क्योंकि वो वहाँ पर जाकर नागेश्वर राव के बारे में पता करना चाहते हैं। तो यहाँ पर राघवेंद्र राजपूत को नागेश्वर राव की असलियत के बारे में मालूम चलता है। सभी को ऐसा लगता है कि नागेश्वर एक हैवान है और वो हमेशा लोगों के साथ बुरा करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नागेश्वर राव ने स्टुअर्टपुरम में देखा कि बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं, इसलिए उसने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया और युवाओं को स्टुअर्टपुरम के नाम से कहीं भी जॉब नहीं मिलती है और वो भी फिर चोरी करने लगते हैं और बुरे बन जाते हैं। इसलिए नागेश्वर यहाँ पर चाहता है कि स्टुअर्टपुरम में एक फैक्ट्री बने जिसमें कि सारे युवाओं को स्टुअर्टपुरम में काम मिल सके। अब क्योंकि स्टुअर्टपुरम में कुछ अच्छा होने जा रहा था, इसलिए हेमा मैडम भी उनका साथ देती है। लेकिन कहीं ना कहीं मंदा यह बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि स्टुअर्टपुरम का विकास हो। अगर स्टुअर्टपुरम का विकास हो जाएगा, सभी लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे, तो सभी लोग उनसे भी आगे निकल जाएंगे और फिर उनसे कोई भी नहीं डरने वाला। इसलिए वो स्टुअर्टपुरम के लोगों पर जाति करने लगते हैं, लेकिन अब हद हो चुकी थी। इसलिए नागेश्वर ने एक दिन उन सभी लोगों को बड़ी बेरहमी से मारता है और यहाँ पर वो काशी को तो जान से भी मार देता है और मंदा को भी बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। लेकिन इसमें मंदा की जान बच जाती है, लेकिन जिसके बाद से नागेश्वर को अब छिप कर रहना पड़ता है क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल बन चुका था। उसने एमएलए के ऊपर हमला किया और उसके बेटे को भी मार दिया है। तो अब नागेश्वर राव को मंदा के लोगों और पुलिस वालों से बच के रहना पड़ता है क्योंकि मौली भी उसका पुराना दुश्मन है और वो यहाँ पर नागेश्वर को ढूंढ कर मारने के लिए कुछ भी कर सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए नागेश्वर अपने पिता के दोस्त के पास चला जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है मनी नाम की लड़की से। मनी नागेश्वर से प्यार करती है और वो चाहती है कि नागेश्वर भी उससे प्यार करने लगे, लेकिन नागेश्वर तो उसकी तरफ देखता ही नहीं है। लेकिन एक दिन यहाँ पर मनी उससे बता देती है कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन नागेश्वर उससे कहता है कि वो एक क्रिमिनल है, वो एक चोर है और एक बहुत बड़ा गैंगस्टर भी है। आए दिन वो लोगों को मारता रहता है और एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो मारा जाएगा। तब मनी उससे कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने दिन भी तुम हो मुझे उन दिनों में तुम्हारे साथ रहना है। जिसके बाद नागेश्वर ने मनी से शादी कर ली। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर कि गज जाला प्रसाद यहाँ पर राघवेंद्र राजपूत को इस सारी स्टोरी को सुना रहे होते हैं और राघवेंद्र राजपूत यहाँ पर देखते हैं कि मंदा के लोग यहाँ उनके ऊपर बहुत जाति करते हैं। अब क्योंकि नागेश्वर राव को लेकर शूट एंड साइट का ऑर्डर था, इसलिए मौली जो है नागेश्वर को ना ढूंढकर उसके दोस्तों को ढूंढता है और उन सभी को मार गिराता है। तो अब नागेश्वर का सिर्फ एक दोस्त बचा था जो है काली। वो दोनों साथ में रहते हैं और वो कहीं छिपे हुए थे। जिसके बाद एक दिन नागेश्वर जो है वो हेमा मैडम से मिलता है। वो उनसे कहता है कि उसे किसी भी हालत में ये फैक्ट्री बनानी है, लेकिन हेमा मैडम उससे कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है। अगर तुम फैक्ट्री बना भी लोगे तब भी तुम्हें फैक्ट्री चालू करने की परमिशन नहीं मिलेगी। लेकिन हेमा कहती है कि अगर तुम मुझसे वादा करो कि फैक्ट्री खुलने की परमिशन अगर हमें मिल जाए तो तुम सरेंडर कर दोगे। तो नागेश्वर उनकी बात मान जाते हैं क्योंकि हेमा एक ऐसी औरत है जो कि स्टुअर्टपुरम के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है और वो हमेशा से लोगों के लिए अच्छा काम करती आई है। इसलिए नागेश्वर उनकी बात मान जाता है। अब एक दिन हम देखते हैं कि नागेश्वर की पत्नी जो है वो स्टुअर्टपुरम में ही रहती है, लेकिन मावली यहाँ पर आ जाता है और वो नागेश्वर की पत्नी को गर्भ अवस्था में एक खटिया से बांध भी देता है। लेकिन तभी यहाँ पर हेमा मैडम आ जाती हैं और वो मावली से नागेश्वर की पत्नी
मतलब कि मनी को बचा लेती है, जिसके बाद मनी को 2 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। तो कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि हेमा परमिशन लेकर आ गई थी और अब फैक्ट्री खुलने ही वाली थी, इसलिए अब यहाँ पर नागेश्वर को सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर नागेश्वर अपने वादे से मुकर जाता है। दरअसल वो अपने वादे से मुकरा नहीं था, उसने अपना सोना कलकत्ता के डॉन को देकर रखा था, इसलिए वो अपना सोना वापस लेने के लिए जाता है। लेकिन इसके बारे में मावली और उसके पुलिस वालों को मालूम चल जाता है। नागेश्वर और उसका दोस्त काली जो है वो जंगल में छिपे हुए हैं। तो यहाँ पर मावली और उसके ऑफिसर जो है वो जंगल में नागेश्वर को ढूंढने लगते हैं और गोलीबारी भी उसके ऊपर करने लगते हैं। लेकिन नागेश्वर तो यहाँ से किसी तरह से भाग जाता है, लेकिन उसका दोस्त काली मारा जाता है, जिसके बाद नागेश्वर उन्हें एक ऐसी जगह पर फंसाता है जहाँ पर कि वो लोग एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करवाते हैं। नागेश्वर को भी गोलियां लग चुकी थी, इसके बावजूद मंदा के लोगों ने यहाँ पर नागेश्वर को पकड़ लिया था। मंदा नागेश्वर से कहता है कि फैक्ट्री कभी भी नहीं खुलेगी, क्योंकि हाल ही में मैं सीएम से मिलकर आया हूँ और वो परमिशन कभी भी नहीं देने वाले। तभी मंदा के पास एक फोन आता है और उसे मालूम चलता है कि उसे एमएलए पद से हटा दिया है और फैक्ट्री पर जो भी प्रतिबंध लगे थे वो सारे हट गए हैं, मतलब अब फैक्ट्री भी खुलकर रहेगी। तो नागेश्वर यहाँ पर मंदा से कहता है कि अगर तेरी सीएम तक पहुँच है तो मेरी भी पीएम तक पहुँच है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर मावली भी आ जाता है अपने सारे ऑफिसर्स के साथ, जिसके बाद यहाँ पर एक तगड़ी फाइट होती है। नागेश्वर के आजू बाजू बहुत सारे लोग थे, लेकिन नागेश्वर यहाँ पर उन सभी लोगों को चुन चुन कर मार देता है। इस लड़ाई के दौरान नागेश्वर को ढेर सारी गोलियां भी लगती हैं, लेकिन यहाँ पर नागेश्वर मंदा और मौली को जान से मार देता है। लेकिन आखिर में यहाँ पर उसे ढेर सारी गोली लगने की वजह से नागेश्वर भी मारा जाता है। लेकिन नागेश्वर ने जो चाहा था वो हो गया है और सारे क्रिमिनल भी खत्म हो गए हैं। और आखिर में राघवेंद्र राजपूत सभी से कहता है कि नागेश्वर राव कोई गैंगस्टर नहीं था, बल्कि वो एक सेवियर था, और जब भी स्टुअर्टपुरम का नाम लिया जाएगा तब टाइगर नागेश्वर राव का भी नाम लिया जाएगा। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। आज हम एक्सप्लेन करेंगे लियो मूवी को, तो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है कुछ सड़क छाप गुंडों से, जो कि रात के समय में राह चलते अकेले लोगों को लूटते हैं। लेकिन हाल ही में पिछली रात उन्होंने एक बड़ा काम किया है। दरअसल उन्होंने कलेक्टर को मार दिया है, लेकिन वहां से भी उन्हें बहुत सारा पैसा तो नहीं मिला है, इसलिए वो लोग रात का इंतजार करते हैं और राह चलते लोगों को लूटते हैं। और इन्हीं की गैंग में एक लड़का सरफिरा और थोड़ा पागल सा है, उसके पास गन भी है, इसलिए वो किसी को भी मार देता है। जिसके बाद हमें हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा शहर दिखाया जाता है, जहां पर शहर में बुरी तरह से उछल पुथल मची हुई है। दरअसल शहर में एक हाइना घुस आया है, जिसे हम लकड़बग्गा भी कहते हैं, और उस लकड़बग्गे ने पूरे शहर में तबाही मचा रखी थी। वो लोगों को बेरहमी से मार रहा था और लोग बस अपनी जान बचा रहे थे। जिसके बाद हम इंस्पेक्टर जोशी को देखते हैं। जोशी ने जब यहाँ पर लकड़बग्गे को देखा तो वो समझ गया था कि सिचुएशन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और इस सिचुएशन को सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान कंट्रोल कर सकता है और उसका नाम पार्थिबन है। इसलिए जोशी तुरंत ही पार्थिबन के पास कॉल करता है और उसे लकड़बग्गे के बारे में पूरी जानकारी देता है। जोशी पार्थिबन से कहता है कि अगर तुम फौरन ही यहाँ पर नहीं आए तो वो लकड़बग्गा पूरी तरह से तबाही मचा देगा। हालांकि यहाँ पर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग थे, लेकिन वो भी ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो पार्थिबन तुरंत ही यहाँ पर आता है और वो जोशी को बताता है कि लकड़बग्गे बहुत ही खतरनाक होते हैं। अगर इन्हें टॉर्चर करने की कोशिश की जाए तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। वो लोग प्लान सेट कर ही रहे थे कि अचानक से वो लकड़बग्गा स्कूल की तरफ भागने लगता है, जहां पर 2-3 बच्चे खड़े हुए थे। यह देखने के बाद तो पार्थिबन तुरंत ही मैदान में उतर जाता है और उस लकड़बग्गे को काबू में करने लगता है। अब क्योंकि जोशी की गन काम नहीं कर रही थी, इसलिए यहाँ पर पार्थिबन का बेटा सिद्धार्थ जो है वो अपने जॉबलिन के द्वारा अपने पिता को वो जॉबलिन देता है
और इसके द्वारा यहाँ पर पार्थिबन उसे इंजेक्शन देकर आराम से सुला देता है। पार्थिबन का एक कैफे भी है और वो अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो इसी तरह से हंसते खेलते कुछ दिन गुजरते हैं। अब कुछ दिनों के बाद पार्थिबन जब अपनी बेटी चिंटू के साथ कैफे में था, ये रात का वक्त था और बस कैफे बंद होने ही वाला था, लेकिन अचानक से वही बदमाश गुंडे जो हैं वो इस कैफे में घुस जाते हैं, जबकि कैफे जो है वो बंद हो गया था। इसके बावजूद वो सन की सिरफिरा चॉकलेट कॉफी ऑर्डर करता है। उसे कॉफी ना मिलने पर वो यहीं पर काम करने वाली एक एम्प्लॉय की गर्दन पर बुक गन रख देता है और तुरंत ही चॉकलेट कॉफी लाने को कहता है। चॉकलेट कॉफी लाने के बाद वो यहाँ पर कुछ पैसे की डिमांड भी करता है, पर पैसे मिलने के बावजूद भी वो उस एम्प्लॉय के साथ छेड़छाड़ करने लगता है और यह देखने के बाद तो पार्थिबन की हट ही जाती है और वो यहाँ पर उस बदमाश को बुरी तरह से मारने लगता है। यहाँ पर उस बदमाश के साथ कई और सारे भी लोग थे जो कि पार्थिबन से लड़ाई करते हैं, लेकिन पार्थिबन यहाँ पर चुन चुन कर सबको मारता है। आखिर बदमाशों को ये समझ आ गया था कि इसे ऐसे तो नहीं हरा सकते, इसलिए वो लोग पार्थिबन की बेटी चिंटू को मारने के लिए जाने लगते हैं और यह देखने के बाद तो पार्थिबन को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है और पास में पड़ी हुई गन को उठाता है और सभी को गोली मार देता है। और क्योंकि उसने 6 लोगों को जान से मार दिया था, इसलिए उसे जेल हो जाती है। अब जोशी भी कुछ नहीं कर सकता है। हालांकि जोशी उसका हर कदम पर साथ देता है, जिसके बाद ये केस कोर्ट में जाता है और यहाँ ये साबित हो जाता है कि पार्थिबन ने जो भी किया था वो सब कुछ सेल्फ डिफेंस में किया था, जिस वजह से पार्थिबन के ऊपर सारे लगे चार्जेस हट जाते हैं और इसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। जैसे ये पार्थिबन अपनी फैमिली के साथ कोर्ट से निकलता है तो वहाँ वो अपना मुंह छुपाने लगता है। दरअसल वो मीडिया से अपना मुंह छुपा रहा था और किसी को भी अपनी तस्वीर नहीं लेने देता है। इसके बावजूद कुछ मीडिया वालों ने उसकी तस्वीर ले ही ली थी। अब कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं और इस हादसे के बाद से पार्थिबन अब डरा और सहमा सा रहने लगता है। वो अपनी वाइफ के साथ मार्केट जाता है और वहां जाने के बाद उसके पास एक कॉल आता है और वो कॉल दरअसल में जोशी का होता है। जोशी यहाँ पर पार्थिबन को बताता है कि तुम्हें मारने की प्लानिंग चल रही है और यह प्लानिंग दरअसल में 2 हफ्ते पहले से चल रही थी, लेकिन हमें इस प्लानिंग के बारे में अब जाकर मालूम चला है, तो तुम जहाँ पर भी हो वहां से तुरंत ही भाग जाओ। जोशी और पार्थिबन जब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पार्थिबन के ऊपर उस मार्केट में अटैक हो जाता है और उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं। दरअसल में पार्थिबन ने जिन लोगों को कैफे में मारा था, ये लोग उन्हीं के रिश्तेदार हैं, इसलिए ये लोग यहाँ पर पार्थिबन को बुरी तरह से मारने लगते हैं। लेकिन जब बात यहाँ पर पार्थिबन की वाइफ सत्या पर आती है तो बात बिगड़ जाती है और यहाँ पर पार्थिबन जो है वो लोगों को फिर से बुरी तरह से मारने लगता है। पार्थिबन यहाँ पर उन लोगों को इतनी बेरहमी से मार रहा होता है कि उन लोगों के पसीने छूट जाते हैं। अब उसकी फोटो भी चेन्नई पहुंच चुकी थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बड़े गुंडे हैं जो कि पार्थिबन को ढूंढ रहे हैं। दरअसल में इन चेन्नई के बड़े गुंडों को पार्थिबन की तलाश नहीं है, इन्हें तो लियो की तलाश है, जो कि 20 साल पहले मर गया था। तो चेन्नई का हेरोल्ड नाम का खलनायक जब उसकी फोटो देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है कि आखिर लियो जिंदा कैसे है। और जब उसे ये बात मालूम चलती है तो वो तुरंत ही अपने बड़े भाई एंथोनी को जाकर बताता है। तो एंथोनी को एक आदमी कहता है कि हमें पार्थिबन को मारने के लिए कितने लोग भेजने चाहिए। तो यहाँ पर एंथोनी कहता है कि अगर वो पार्थिबन है तो सिर्फ 4 लोग काफी है, लेकिन अगर वो लियो है तो फिर 400 भी कम है। और जिस दिन एंथोनी को ये खबर लगी थी कि लियो जिंदा है तो वो तुरंत ही हिमाचल के लिए निकल पड़ता है, बहुत सारी कारों को लेकर, और उसके साथ कई सारे विलेन भी मौजूद होते हैं। तो एंथोनी हिमाचल पहुंच चुका था और वो लोग सीधे पार्थिबन के कैफे पहुंचते हैं जहां पर पार्थिबन मौजूद था। उसे देखकर एंथोनी खुश हो जाता है। पार्थिबन की फैमिली वाले यहाँ पर एंथोनी के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए वो अपने घर पर जोशी को बुलाते हैं। तो इंस्पेक्टर जोशी यहाँ पर पार्थिबन और सत्या को हेरोल्ड और एंथोनी की कहानी बताता है। वो बताता है कि चेन्नई में सालों पहले एंथोनी और हेरोल्ड की तंबाकू की फैक्ट्री हुआ करती थी, लेकिन 20 साल पहले उस फैक्ट्री में आग लग गई और उसी आग में लियो भी मर गया था। तो अब उन चेन्नई वाले गुंडों के हिसाब से लियो तुम हो, क्योंकि पार्थिबन और लियो की शक्ल मिलती है। और बात रही रिश्तेदारी की, तो लियो दरअसल में एंथोनी का बेटा था और हेरोल्ड का भतीजा।
इसलिए वो लोग अपने बेटे और भतीजे के लिए यहाँ पर आए थे। अब पार्थिबन ने कैफे में जिन लोगों को मारा था वो लोग यहाँ पर सत्या के ऊपर अटैक कर देते हैं और यहाँ पर पार्थिबन तो मौजूद नहीं था, लेकिन सही समय पर एंथोनी अपने लोगों के साथ पहुंच जाता है और यहाँ पर उन गुंडों को बुरी तरह से मार डालता है। सत्या लियो के बारे में पूछती है, लेकिन पार्थिबन उससे कहता है कि उसे लियो के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। तो यहाँ पर सत्या जो है वो खुद लियो की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल पड़ती है। और जब एक दिन पार्थिबन को मालूम चलता है कि उसकी वाइफ सत्या जो है वो उसके ऊपर शक कर रही है और लियो को लेकर जासूसी कर रही है, तो उसका भरोसा टूट जाता है और वो यहाँ पर बुरी तरह से रोते हुए सत्या को बताता है कि लियो कौन है मुझे नहीं मालूम है, और अगर लियो से मेरी शक्ल मिलती है तो इसमें मेरी क्या गलती है। पार्थिबन यहाँ पर सत्या को पूरी तरह से यकीन दिला देता है कि लियो से उसका कोई भी लेना देना नहीं है और वो लियो तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आगे हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर जोशी को भी अब कहीं न कहीं पार्थिबन के ऊपर शक होने लगा है, इसलिए वो भी पार्थिबन के लिए इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करता है और वो पता करता है कि जब फैक्ट्री में आग लगी थी उस फैक्ट्री में से एक आदमी बच गया था और वो जेल में है और कुछ दिनों के बाद उसे फांसी की सजा भी मिलने वाली है। इसलिए इंस्पेक्टर जोशी तुरंत ही उस जेल में पहुंच जाता है उस आदमी से मिलने के लिए और वो यहाँ पर लियो के बारे में पूछता है। तब वो आदमी बताता है कि तंबाकू की फैक्ट्री हैरोल्ड और एंथोनी चलाया करते थे। एंथोनी का बेटा लियो था और वो बहुत ही खतरनाक था, वो मेरे लिए बेटे के समान था और इस तंबाकू के बिजनेस को हैरोल्ड और एंथोनी से भी अच्छा लियो चलाता था। वो इस धंधे के लिए किसी भी हद तक जा सकता था और किसी को भी मार सकता था, उसी तरह जैसे कि एंथोनी और हैरोल्ड करते हैं। वो लोग भी इसी तरह बहुत ही खतरनाक हैं और किसी पर भी थोड़ा सा भी शक होता था तो वो उसे जान से मार देते थे। हैरोल्ड भी धंधे के लिए किसी को भी बुरी तरह से मार दिया करता था। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि धंधे को लेकर ही यहाँ पर एंथोनी अंधविश्वास में फंस जाता है। धंधे को बढ़ाने के लिए वो कुछ पंडितों की बात सुनकर जानवरों की बलि दिया करता था, लेकिन धीरे धीरे करके वो नर की बलि देने लगा। वो धंधा बिल्कुल ठीक चल रहा था और उसे ऐसा ही लग रहा था कि नर की बलि देने के कारण ही उसका धंधा अभी तक टिका हुआ है, जबकि वो नहीं जानता था कि ये धंधा तो एक्चुअल में लियो चला रहा है। और हाल ही में लियो की गैंग वालों ने 2000 किलो का माल बॉर्डर के पार कराया है। इसी वजह से वो लोग यहाँ पर धूमधाम से पार्टी कर रहे होते हैं। लेकिन तब यहाँ पर एंथोनी को पंडित सजेशन देते हैं और वह कहते हैं कि अगर अपने धंधे को ऊंचाई तक पहुंचाना है तो तुम्हें 2 लोगों की बलि देनी होगी, और वो बलि थी यहाँ पर लियो और उसकी बहन एलिसा की। दरअसल में इस धंधे को लियो और उसकी बहन एलिसा बहुत अच्छे से संभाला करते थे, लेकिन अब उनकी बलि देनी पड़ेगी क्योंकि पंडितों के हिसाब से उनकी बलि बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर लियो और एलिसा को जब मारा जा रहा था तब इनके बीच में जंग चल जाती है और यहाँ पर एक तगड़ी फाइट होती है, जिसमें लियो जो है वो यहाँ पर इन सभी लोगों को चुन चुन के मार रहा होता है। और यहाँ पर एंथोनी ने अपने छोटे भाई हैरोल्ड से कह दिया था कि उन दोनों को मार दिया जाए। तो हैरोल्ड ने एलिसा को गोली मार दी थी और वो तुरंत ही मर गई थी, जिसके बाद लियो जो है वो हैरोल्ड को मारने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर एंथोनी आ जाता है और वो यहाँ पर लियो को गोली मार देता है और तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिस वजह से सभी को यही लगा था कि लियो भी मारा गया है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और इंस्पेक्टर जोशी फिर से उस आदमी से पूछता है कि क्या यह आदमी लियो है, जिसके बाद वो आदमी कहता है कि यह आदमी लियो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं लियो को भरी भीड़ में आंखों से पहचान सकता हूँ, यह तो बिल्कुल भी लियो नहीं है। जिसके बाद जोशी को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि पार्थिबन लियो नहीं है। कुछ दिनों के बाद हम कार का बहुत बड़ा काफिला देखते हैं और यह दरअसल में एंथोनी का काफिला था। दरअसल में ये सारे लोग पार्थिबन के घर के बाहर थे और फिर एंथोनी पार्थिबन के पास कॉल भी करता है और एंथोनी पार्थिबन को बाहर बुलाता है, लेकिन जहां पर पार्थिबन के साथ नेपोलियन भी बैठा हुआ था वो लोग आगे जाकर रुकते हैं और जिसके बाद तो यहाँ पर एक तगड़ी फाइट होती है, जहां पर पार्थिबन उन सभी लोगों को चुन चुन कर मारने लगता है। फाइट करते करते एंथोनी सिर्फ यह चाह रहा था कि पार्थिबन ये कन्फेस कर ले कि वही लियो है, लेकिन पार्थिबन उससे बोल बोल कर थक गया है कि वो लियो नहीं है
आखिर में इन दोनों के बीच में एक सॉलिड लड़ाई होती है और पार्थिबन यहाँ पर एंथोनी को जान से मार देता है। तो एंथोनी के साथ कुछ और लोग भी थे जो कि यहाँ से जा चुके थे और उन कार में सिद्धार्थ भी था और वो लोग इस कार के साथ सिद्धार्थ समेत हेरोल्ड के पास पहुंच जाते हैं। हेरोल्ड को जब पता चला कि एंथोनी को पार्थिबन ने मार दिया है तो वो तुरंत ही पार्थिबन के पास कॉल करता है और वो उससे कहता है कि मेरे भाई की बॉडी यहाँ पर लाओ और अपने बेटे सिद्धार्थ को यहाँ से लेकर चले जाओ। अब यहाँ पर पार्थिबन के पास कोई और चारा नहीं था क्योंकि उसे अपने बेटे को बचाना था, इसलिए वो एंथोनी की डेड बॉडी को लेकर हेरोल्ड की बताई जगह पर जाने लगता है। वो उस जगह पर पहुंच जाता है और वो देखता है कि हेरोल्ड के पास एक बहुत बड़ी फौज है। हेरोल्ड यहाँ पर पार्थिबन से ये कहता है कि हमारी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, बस तू ये कन्फेस कर ले कि तू ही लियो है। लेकिन यहाँ पर पार्थिबन बता बता कर थक गया था कि वो लियो नहीं है और इसी कारण एंथोनी भी मारा गया। तो अब क्योंकि पार्थिबन ये कन्फेस नहीं कर रहा था कि वो लियो है, इसलिए वो पार्थिबन से कहता है कि अगर तू कन्फेस नहीं करेगा तो मैं तेरी पूरी फैमिली को मार दूंगा। तो हेरोल्ड यहाँ पर अपने लोगों को कॉल करता है जो कि पार्थिबन के घर के बाहर ही थे और उसके ऑर्डर पर वो लोग अंदर जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि पार्थिबन ने सारी प्लानिंग पहले से ही सेट कर रखी थी। वो जैसे ही अंदर जाते हैं तो वो अपने आप मरने लगते हैं क्योंकि उसने जाल बिछा कर रखा था और दूर से जोशी और इंस्पेक्टर नेपोलियन भी उनके ऊपर हमला कर रहे थे। तो आखिर में सबको मार दिया था, लेकिन जैसे तैसे एक आदमी अंदर घुस ही जाता है। वो आदमी सत्या और चिंटू के सामने खड़ा हुआ था और वो उन्हें जब मारने ही वाला होता है तब यहाँ पर वो लकड़बग्गा आ जाता है जो कि पार्थिबन का पालतू जानवर बन गया था और पार्थिबन ने उसका नाम जगड़बगलो रखा था और जगड़बगलो यहाँ पर उस आदमी को बुरी तरह से मार देता है। अब यह सारी चीजें हो जाने के बाद हेरोल्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने लोगों को ऑर्डर देकर पार्थिबन को पिटवाने लगता है। यहाँ पर पार्थिबन के ऊपर सबसे पहले आग लगाई जाती है और उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर पार्थिबन को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो सभी को बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है क्योंकि उसे भी तो सिद्धार्थ को बचाना है, जबकि हेरोल्ड की एक बहुत बड़ी गैंग थी। लेकिन यहाँ पर पार्थिबन उन सभी के ऊपर पूरी तरह से भारी पड़ रहा था। आखिर में सिर्फ और सिर्फ हेरोल्ड बचता है और हेरोल्ड यहाँ पर पार्थिबन से कहता है कि तू लियो है। तो पार्थिबन यहाँ पर हेरोल्ड से कहता है कि हाँ चाचा, मैं लियो हूँ और जिन भी लोगों को ये बात मालूम चलेगी कि मैं लियो हूँ उन लोगों को मरना पड़ेगा, जैसे कि एंथोनी को मरना पड़ा था। एंथोनी को मारते वक्त पार्थिबन ने बता दिया था कि वो लियो है और यहाँ पर भी हेरोल्ड को बता दिया है कि वो ही लियो है और जिसके बाद पार्थिबन यहाँ पर हेरोल्ड को जान से मार देता है और आखिर में अपने बेटे सिद्धार्थ को सही सलामत यहाँ से बचा लेता है और जाते जाते हेरोल्ड के सारे गुंडों समेत सभी को आग लगा देता है ताकि कोई भी सबूत ना रहे। दोस्तों, इस फिल्म का अंजाम आपके साथ बिताए समय का धन्यवाद है। हमारे दर्शकों का प्यार और समर्थन हमारे चैनल को और आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है।